हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर लिए मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। शुरुआत करेंगे आंगनबाड़ी सहायकों की खबर से। कई महीनों से रुका हुआ मानदेय जारी किया गया है। बता दें कि बीते 5 महीनों से किन्हीं कारणों से आंगनबाड़ी सहायकों को बकाया मानदेय नहीं दिया गया था, जिसका महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ने संज्ञान लिया था। इसी को लेकर शनिवार को गुरुग्राम में आंगनबाड़ी वर्कर, सुपरवाइजरों और हेल्परों के प्रतिनिधि मंडल ने राज्य मंत्री से मुलाकात कर मानदेय के लिए आभार जताया। राज्य मंत्री कमलेश ढांढा ने इस मामले पर संज्ञान लिया था और 5 महीनों से रुका हुआ बकाया मानदेय जैसे ही आंगनबाड़ी सहायकों को मिला, वो आभार जताने राज्य मंत्री के पास पहुंची। तस्वीरें तभी की हैं। नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन 122वें दिन भी जारी है। किसानों ने ऐलान किया कि ढांसा बॉर्डर धरने पर होलिका दहन में कृषि कानूनों की प्रतियां जलाएंगे। इसके साथ साथ किसानों ने होली का त्योहार नहीं मनाने का भी ऐलान कर दिया है। ओम पति के साथ एक दफा तालियां बजा दी जाए। धन्यवाद, धन्यवाद। कमलेश सिंह, बलवंत सिंह, वजीर। कल किसान 122 दिन से धरने पर बैठा है और कल होली का त्यौहार है। जो काले कानून हैं उनको होली में ही उन कानून की प्रतियों को जलाया जाएगा और किसान एक काले दिवस के रूप में मनाएगा कल होली का त्यौहार। हरियाणा के कुख्यात बदमाश सुरेंद्र उर्फ चीकू को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार सुबह पुलिस को मोहनपुर में गैंगस्टर के घर पर हथियारों की खेप की सूचना मिली थी, जिसके चलते शनिवार सुबह छापेमारी में हरियाणा का नामी गैंगस्टर सुरेंद्र उर्फ चीकू पकड़ा गया। चीकू के घर पर क्या क्या मिला है, इसकी जानकारी अभी तक पुलिस ने नहीं दी है। पुलिस अभी उससे पूछताछ करेगी। इधर चीकू की मां ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमने साल 2006 में ही सुरेंद्र उर्फ चीकू को घर से बेदखल किया था, पर फिर आज पुलिस परिजनों को सुबह 2 घंटे से क्यों परेशान करती दिखी। उसको बेदखल भी कर रखा है, कुछ लेना नहीं देना नहीं। मैं तो विधवा औरत हूँ और ये भी हमने तो परेशान कर रहा है। आज किसी ने कुछ कहा? पुलिस वाले कोई आए थे? पुलिस वाला मेरा सब कुछ अतल पत्थल कर गया, सब कुछ हाथ पकड़ पकड़ भगा दिया हमने तो। चरखी दादरी में पार्षदों ने चेयरमैन संजय छपारिया पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही उपायुक्त राजेश जोगपाल को चेयरमैन के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। पार्षदों ने चेयरमैन पर रिश्तेदारों और अपने खास लोगों को जमीन अलॉट करने के आरोप लगाए हैं। इस मामले पर उपायुक्त राजेश जोगपाल ने आश्वासन देते हुए कहा कि उपरोक्त मामले की जांच की जाएगी, जिसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। साइबर सिटी गुरुग्राम का धनकोट शनिवार सुबह गोलियों की आवाज से दहल उठा, जब बाइक सवार युवकों ने 22 वर्षीय एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मौके से फरार हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा और हत्यारों की तलाश शुरू कर दी है। मृतक गुरुग्राम की देवीलाल कॉलोनी का रहने वाला था। अपनी मां के साथ गांव धनकोट में दुकान चला रहा था। बहरहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर युवक की हत्या किन कारणों से की गई, ये तफ्तीश शुरू कर दी है। बॉडी मिली थी बुडेड़ा से और गुड़गांव की तरफ आने वाले रोड पे, जिसके संबंध में उसकी पहचान शुभम नेहरा के तौर पर हुई है और उसके जीजा के बयान पे हमने उसमें केस रजिस्टर किया है 302/201 के तहत। जो उसने बताया है कि ये कल रात को अपनी स्कूटी लेके निकला था और आज इसकी किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मार के हत्या कर दी। हमने केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और हम उसकी
इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी तेज़ी से काम करें और हमें उम्मीद है बहुत जल्द हम इसमें जो भी शामिल आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने में कामयाब होंगे। सिरसा पुलिस ने लोगों को पैसे दोगुने तिगुने करने का लालच देकर ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को काबू किया और उनसे ठगी गई राशि भी बरामद की है। पुलिस के अनुसार इस गिरोह में लगभग 7 से 8 लोग हैं जो आम लोगों को पैसे दुगने करने का लालच देकर उनसे पैसे मंगवा लेते थे। जानकारी के मुताबिक पुलिस को 2 दिन पहले ही शिकायत मिली थी कि पुलिस ने इस मामले में जब गहनता से जांच की तो सारा खुलासा हुआ और ठगी करने वाले 4 आरोपी पुलिस के काबू में आए। पूछताछ करी गहराई से तो इसने बताया भी मेरे असल में ये पैसे डबल के चक्कर में आया था, इधर भाई इसके डबल पैसे मिलेंगे इस चक्कर में यहाँ पे आया था ये। तो इस गैंग में 7-8 बंदे थे और ये 2 दिन पहले भी इधर आया था, 2 दिन पहले इधर आके और डबल पैसे के चक्कर में आया था। और इसकी बात एक भूरा सिंह है उससे हुई थी। उसके बाद में भूरा सिंह और ये 7-8 बंदे थे, इनके पास 2 गाड़ियां थी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं शनिवार से शुरू हो चुकी हैं। बता दें कि इस दौरान परीक्षा केंद्रों पर कोविड-19 के नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। साथ ही परीक्षा नियंत्रण मौके पर परीक्षा नियंत्रक पहुंचकर परीक्षाओं का जायजा ले रहे हैं। सभी परीक्षाएं सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में चल रही है ताकि कोई नकल नहीं ना कर सके। परीक्षा के दौरान स्कूल प्रिंसिपल ने बताया कि 1ली से 8वीं तक के बच्चों की परीक्षाएं ऑनलाइन ही होंगी, बाकी परीक्षाओं को ऑफलाइन रखा गया है। गुरुग्राम नगर निगम में अवैध कॉलोनी और नियमों के विरुद्ध बिल्डिंग बनने का सिलसिला नहीं थम रहा। तमाम अवैध तौर पर बनाई गई बिल्डिंग, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग और फ्लैट्स पर नगर निगम का हथौड़ा चला है। डीटीपी नगर निगम के गब्बर कहे जाने वाले अधिकारी आरएस बाठ ने ऐसे प्रॉपर्टी डीलर्स को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि जो भी नगर निगम क्षेत्र में बिना परमिशन ऐसी अवैध कॉलोनियों को काटेगा, बसाने का काम करेगा, उसका यही हश्र होगा। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने न्यू कॉलोनी और इसके आसपास के अवैध फ्लैट्स और अवैध बिल्डिंग्स पर ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में संज्ञान लेते हुए निगम अधिकारियों को आदेश जारी किए थे कि तमाम अवैध कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंगों को सील कर इसकी जांच करवाई जाए। लेकिन बावजूद इसके ऐसी तमाम बिल्डिंग और फ्लैट्स को सील किया गया, लेकिन इनके सील को कैसे और किसकी शय पर खोल दिया गया, अभी तक सवाल कायम है। फिलहाल ऐसे अवैध निर्माण पर कार्रवाई कर विभाग ने बिल्डरों को सख्त मैसेज दिया। गोहाना नगर परिषद द्वारा दीनबंधु चौधरी सर छोटूराम स्मारक उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर परिषद चेयरपर्सन रजनी इंद्रजीत विरमानी ने की। कार्यक्रम का संयोजन सर छोटूराम स्मारक सेवा समिति की ओर से किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला उपायुक्त श्यामलाल पूनिया रहे। मुख्य अतिथि जिला उपायुक्त श्यामलाल पूनिया ने दीनबंधु चौधरी सर छोटूराम स्मारक का उद्घाटन कर दीनबंधु चौधरी सर छोटूराम की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। कहा, सामाजिक संस्थाएं किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती, ऐसे में हर वर्ग की उल्लेखनीय भागीदारी ही समाज को नई दिशा देती है। अंबाला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में लगे जनता दरबार में गृह मंत्री अनिल विज की अनुपस्थिति में गृह विभाग के निजी सचिव कृष्ण भारद्वाज ने जनता की समस्याएं सुनी। जनता दरबार में ज्यादातर शिकायतें पुलिस विभाग की कार्रवाई के खिलाफ देखने को मिली, वहीं कुछ में निजी झगड़े की भी शिकायतें रहे।
नारायणगढ़ से अपने बेटे को जनता दरबार में लेकर आई सुशीला ने बेटे SMA बीमारी से ग्रस्त होने और उसकी दवाई विदेशी और महंगी होने की गुहार लगाई। उनका कहना है कि बेटा न चल सकता है न उठ सकता है, इसकी दवा बहुत महंगी और विदेश से ही आ सकती है, थोड़ी मदद करें। लिहाजा भारत सरकार से इसका इंतजाम कराने की जैसे ही उन्होंने विनती की, इस पर गृह सचिव ने उनका रिकॉर्ड लिया, मदद का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला अधिकारियों की मीटिंग ली और विभिन्न मामलों को लेकर चर्चा की। इस बारे में फतेहाबाद के जिला उपायुक्त डॉक्टर नरहरि सिंह बांगड़ ने बताया कि आज की मीटिंग में मुख्यमंत्री के साथ जिला में सड़क सुरक्षा को लेकर रिव्यू किया गया और रबी की फसलों की खरीद को लेकर चर्चा हुई। जिला उपायुक्त ने मुख्यमंत्री को बताया कि जिले में 49 मंडियां हैं जिनमें ट्रांसपोर्टर और लेबर को लेकर तैयारियां जारी हैं। पीने के पानी, शौचालय, सफाई की उचित व्यवस्था करवाई जा रही है और नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं जो मंडियों का दौरा करेंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई है जिसमें रोड सेफ्टी के ऊपर रिव्यू हुआ हमारे जिले का और रबी की फसल की खरीद के बारे में रिव्यू हुआ और उसके बाद परिवार पहचान पत्र में उसकी प्रोग्रेस के बारे में भी रिव्यू हुआ। तो गेहूं की खरीद के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जिले में 49 मंडियां हैं जिनके ट्रांसपोर्ट और लेबर के कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे करने की प्रक्रिया जारी है। हर मंडियों में सफाई के लिए, पीने के पानी की व्यवस्था के लिए, शौचालय के लिए और अन्य व्यवस्थाओं को देखरेख के लिए नोडल अधिकारी लगा दी गए हैं। वो मंडियों को विजिट करेंगे ताकि किसान जब अपनी फसल लेकर आए तो उनको किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो। हरियाणा में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए सरकार ने होली मनाने पर बैन लगा दिया। ये बैन लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के मद्देनजर लगाया गया, लेकिन दुकानदारों को इसकी वजह से काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि सरकार को होली मनाने पर बैन 1 महीना पहले लगाना चाहिए था, जिससे वो दुकान में सामान नहीं भरते। साथ ही दुकानदारों का कहना है कि पिछले साल भी कोरोना की वजह से उन्हें होली के त्योहार पर नुकसान झेलना पड़ा था और इस बार भी सरकार ने सार्वजनिक होली मनाने पर बैन लगा दिया, जिसकी वजह से इस बार भी उन्हें घाटा हो रहा है। कि सर ऐसा है, असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। यही बात अगर सरकार 10 दिन पहले, 15 दिन पहले या 20 दिन पहले, महीना पहले बताती तो परचेजिंग उसी हिसाब से होती है। तो परचेजिंग तो हुई ज़्यादा, कस्टमर आया नहीं। लास्ट ईयर भी यही पोजीशन थी। लास्ट ईयर भी होली पे 2 दिन पहले चाइना का रोला पड़ गया जी, चाइना की पिचकारी है। अब भी क्या हुआ कि अभी 3 दिन पहले देखो, अभी सरकार ने कह दिया कि होली सारे दिन यहीं खेलेंगे। चलो वो तो सेफ्टी के हिसाब से ठीक भी है, लेकिन यही अगर बात महीना पहले या 15 दिन पहले बता, कोरोना तो देखो जी अब से 20 दिन पहले या महीना पहले भी आ गया था। तो इससे क्या है कि दुकानदारों को फर्क तो पड़ेगा ही जी। अब जहाँ तक जो कह रही है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ वो ठीक कह रही है, पर इसका हमारे काम के धंधे पे फर्क नहीं पड़ने वाला। होली एक ऐसा त्योहार है जो लोग मिलजुल कर मनाते हैं। सरकार होली पे पाबंदी इस करके लगा रही है भी कोरोना ना फैले, तो लोगों को इसकी एहतियात सुरक्षा बरतनी चाहिए। सरकार ने आदेश दिए कि पारिवारिक होली मनाओ, ना कि हुड़दंग में जाने से मना किया है उन्होंने। कारोबार में तो फर्क पड़ा ही है जी। कुछ 19 के अंदर भी कोरोना की मार पड़ी, 20 के अंदर भी। लास्ट ईयर की होली में भी हमें बहुत नुकसान हुआ हम लोगों को। इस साल फिर वही नुकसान हमें होने जा रहा है। यमुनानगर के बाजारों में होली के मौके पर भी ग्राहक कम ही देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ग्राहकों को लुभाने के लिए बाजारों में तरह तरह की पिचकारियां और रंग हैं, लेकिन कोरोना के चलते बाजारों में खरीदार नजर नहीं आ रहे। दुकानदारों का कहना है कि कोरोना का असर बाजारों पर पड़ रहा है, जिसके चलते काम में भी मंदी है।
हाँ जी, काफ़ी बढ़ रहा है जी। पहले काफ़ी सेल थी, पिछले साल तो थी, इस बार तो बहुत कम है। काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है इससे। खुल के कस्टमर नहीं निकले, सरकार ने वैसे भी कुछ जगह कह रहे थे बैन है। पंचकुला में एक बार फिर कोरोना ब्लास्ट हुआ है। पंचकुला के सिविल सर्जन डॉक्टर जसजीत कौर ने बताया कि पंचकुला में पिछले 24 घंटों में 214 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि शनिवार को कोरोना के चलते 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। साइबर सिटी गुरुग्राम में सार्वजनिक स्थलों पर होली खेलने पर प्रशासन की तरफ से प्रतिबंध लगा दिया गया। उपायुक्त डॉक्टर यश गर्ग ने इस बारे में जानकारी दी कि नियमों की अवहेलना होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया, जो 29 मार्च तक लागू रहेगा। साथ ही उपायुक्त ने आम लोगों से भी अपील की है कि वे कोविड के बढ़ रहे मामलों को ध्यान में रखते हुए होली का त्योहार मनाएं और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जैसा कि आप सभी को विदित है, पिछले कुछ दिनों में कोविड-19 के केसेस में बढ़ोतरी हुई है। पूरे देश में हुई है। गुरुग्राम में भी केसेस काफी बढ़े हैं। गत दिनों में जो पिछले केस थे 256, एक दिन में 250 के आसपास औसत केस एक दिन में आ रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से ये बहुत आग्रह है कि अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को देखते हुए आप पूरे एहतियात और सावधानी से ही ये त्यौहार मनाएं। और सरकार की ओर से भी ये निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी सार्वजनिक स्थान या पब्लिक प्लेस पर होली नहीं मनाई जाएगी, तो कृपया उसका ध्यान रखें। रेवाड़ी अनाज मंडी में सरसों लेकर आ रहे किसानों की भीड़ बढ़ती जा रही है। अभी तक रेवाड़ी अनाज मंडी में 2 लाख के करीब सरसों के बैग आ चुके हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अप्रैल के अंत तक 8 से 10 लाख सरसों के बैग रेवाड़ी अनाज मंडी में पहुंच सकते हैं। रेवाड़ी अनाज मंडी में हालत इस कदर है कि चारों ओर जाम की स्थिति बनी है। अनाज मंडी में सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,650 से ज्यादा भाव में सरसों बिक रही है। यहाँ तक कि किसान की 5200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सरसों बिक रही है। मार्केट कमेटी को भी अच्छी खासी फी मिल रही है। अभी तक मार्केट कमेटी को 1.5 करोड़ रुपए की फीस के रूप में आय हो चुकी है। सरसों हमारे पास अभी तक लगभग 2 लाख बैग आ चुके हैं और भाव अब की बार MSP से ऊंचे जा रहे हैं। 4650 से रेट अभी तक ऊंचे जा रहे हैं। जैसे 4700 भी बिक जाती है, 4800 भी, और सूखी और अच्छी किस्म की सरसों 5200-5300 रुपए तक बिक रही है। तो किसान भाइयों से मेरी बातचीत हुई है, बड़े खुश है कि उनको जो है रेट 300-400 रुपए प्रति क्विंटल ऊंचे मिल रहे सरकारी रेट से। राजस्व अगर मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को भी कितना इससे मार्केटिंग हो रहा है? डिपार्टमेंट को भी काफी फायदा मिल रहा है इसका। हमारे पास लगभग 1.5 करोड़ रुपए की फीस अब तक आ चुकी है सरसों की, और उम्मीद है कि अब की बार हमारे पास 4 से 5 करोड़ रुपए कम से कम फीस जो है आने की पूरी संभावना। हरियाणा सरकार की तरफ से ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए सोलर पंप लगवाने का कार्य किया गया। सरकार के इस कदम से किसान बेहद खुश नजर आ रहे हैं। सोनीपत के गांव मनोली के खेतों में सोलर पंप से खेतों में सिंचाई का कार्य भी किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि पहले उन्हें यहां पर बिजली का घंटों इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब सरकार की तरफ से 75% के अनुदान पर उनके खेत में ये सोलर पंप लगवाए गए हैं, जिससे उन्हें बिजली का इंतजार नहीं करना पड़ता और कम खर्च में उनकी सिंचाई भी हो रही है। सोलर ट्यूबवेल जिला सोनीपत में 632 का आवेदन किया गया था और जिसमें से 315 का लक्ष्य था, जिसके 299 के वर्क ऑर्डर सरकार विभाग द्वारा कर दिए गए हैं। ये 75% सब्सिडी पर किसानों को दिए जा रहे हैं और सरल पोर्टल के माध्यम से इनको ऑनलाइन आवेदन किया था और 31 मार्च तक जो भी लक्ष्य जिलेगा वो पूरा हो जाएगा। अच्छा, कितना? 313 का लक्ष्य रहा है। अब तक कुल कितने लग चुके हैं? हाँ, हमारे 186 के लगभग लग चुके हैं, बाकी का काम जारी है।
हरियाणा सरकार किसानों के लिए अलग अलग स्कीम लॉन्च कर रही है और इसी के तहत सोलर व्यवस्था भी जो है किसानों के लिए की गई है। फिलहाल हम मनौली गांव में है। एक ऐसा समृद्ध किसान है जो सोलर की सहायता से अपने खेत की सिंचाई करता है और सरकार द्वारा 75% सब्सिडी दी जाती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार ट्यूबवेल जो है वो चलाया गया है। यहाँ से चालू करने के बाद जो पानी है, पानी की मात्रा जो है यहाँ आप देख सकते हैं। ये सूर्य की किरणों की वजह से जो यहाँ पर सोलर की व्यवस्था कराई गई है, उसी के सहायता से यहाँ पर पानी की व्यवस्था है। अब किसान को ना बिजली पे आश्रित रहना पड़ता और ना ही डीजल पर आश्रित रहना पड़ता, क्योंकि जिस प्रकार से गांव में आमतौर पर काफी जो बिजली के कट होते थे, जिसके कारण किसानों को काफी परेशानी रहती थी और किसान जो है हमेशा ही परेशान रहता था कि कब उसकी फसल को पानी दे। जिस प्रकार से किसान भी हमारे साथ है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। कितना आपको फायदा हुआ है और कब ये लगवाया था, कितना आपको सब्सिडी मिली है? सब्सिडी में लगा जो हमें तो 1,10,000 रुपये देने पड़े हैं। इसके बाकी 75% सब्सिडी मिली है और हम इससे 10 हाउस पावर का ही हमारा मोटर इसमें पड़ा हुआ है और इससे हमें काफ़ी फायदा हुआ है। आमतौर पर बिजली की बड़ी प्रॉब्लम होती थी किसानों को, अब कितना फायदा हुआ है? बिजली तो 7-8 घंटे आवती है, वो भी रात को आती होगा। हमारे यहाँ पोली हाउस है, ये हमें इनमें दिन में बिजली चाहिए थी, तो इससे सारी व्यवस्था बढ़िया होगी और काफ़ी इससे हमें प्रॉफिट होगा। तो अब पानी की व्यवस्था किस प्रकार से हो पाती है? पानी जब भी सिंचाई चला ले सारे दिन बिजली चलता थोड़ा। ऐसे कितने किसान हैं जो इस प्रकार का फायदा उठा रहे हैं आपके यहाँ मनौली गांव के? हमारे यहाँ तो जी लगभग जितने पोली हाउस फार्मर है सबने लगवा लिया। बिल्कुल, देखिए ये वो समृद्ध किसान हैं जो भारत सरकार की, हरियाणा सरकार की जो अलग अलग पॉलिसी का फायदा उठा रहे हैं और सोलर ऊर्जा के तहत अपने खेतों की सिंचाई कर रहे हैं। सोनीपत से राम सिंह।